Good evening, all of you. Welcome once again. So, my friends, as we discussed yesterday, one of the most exciting topics, as far as our introduction to the medieval Indian history is concerned, we discussed about the Rajput kingdoms, and how the transition occurred from ancient history to medieval history, and how basically in a 750 AD to 1050 AD, okay, and especially up to 12th century AD, how these Rajput kingdoms played a major role. From 750 AD to 1050 AD, these Rajput kingdoms, as we discussed yesterday, they were very powerful, and later on, gradually, once the outside invasion started or foreign invasion started, then we started witnessing a decline of these Rajput kingdoms. And of course, the end result as far as this decline of the Rajput kingdom is that ultimately we will see the establishment of a new empire in India. We will see an establishment of a new empire in India, and that will be the empire of Delhi Sultanate, as you can see in this picture. So, as I yesterday mentioned, when these Rajput kingdoms, जब इन राजपूत किंगडम्स ने अलग अलग इन्वेजन्स और अटैक्स देखे जो भारत पे हुए थे, जिसको उन लोगों ने डिफेंड भी किया था, जिसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी पुट किया था, उन अटैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट था अरब्स के अटैक्स, और अरब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और ज़्यादा घातक थे टर्क्स के अटैक. तो अरब और टर्क, ठीक, ये दोनों एक रेसेस और कम्युनिटी है. जैसे we saw yesterday, Rajput itself was a community, ठीक है, Rajput itself was a community. तो वैसे ही अरब्स एंड टर्क्स वो भी एक कम्युनिटी है, वो भी एक रेस है जो आपकी मध्य एशिया, ठीक, और पश्चिमी एशिया तथा हम बोल सकते हैं कि जो मिडल ईस्टर्न रीजन है, ठीक, जो आज का सऊदी अरेबिया है, उस रीजन से ये अरब्स एंड टर्क्स आए थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट what we will witness, because of that we will witness that due to the consistent invasions, first by the Arabs and then by the Turks, the Rajput kingdoms of North India, they got weakened. The Rajput kingdoms of North India, they got weakened, and finally we will see the rise of new empire in India by Turkish rulers. द वेरी फॉरेन इन्वेडर्स, जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, वो भारत में आ गए, भारत में बस गए, और फिर भारत में बसने के बाद उन्होंने एक नया साम्राज्य बनाया, और उस साम्राज्य को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत. दिस एम्पायर इज कॉल्ड एज अ दिल्ली सल्तनत. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. और जैसे कल का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग था, इंटरेस्टिंग था, वैसे ही आज भी ये टॉपिक भी उतना ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग रहेगा. वैसे आज भी ये टॉपिक भी उतना ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग रहेगा. और खासकर हम आज पहले देखने वाले हैं इन्वेजन्स के बारे में, कि कैसे इन्वेजन्स हुए, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे, और उसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत की तरफ जाएंगे. क्योंकि दिल्ली सल्तनत कैसे आया ये जानने के लिए पहले हमें पूरा देखना पड़ेगा कि कैसे इन्वेजन हुए थे. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें देखना है, ठीक. सो लेट्स सी नाउ. सो नाउ वी विल सी एरा ऑफ इन्वेजन्स. एरा ऑफ इन्वेजन्स, ठीक. सो अराउंड 10th 8th century AD, we have invasion by Arabs, okay? And from 11th century or mid 11th century, we have the invasions by Turks. Okay? So this point is very important. So
तो ये कहानी कहाँ से शुरू होगी, ठीक, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ी है, ठीक, लेकिन ये कहानी ऐसे पढ़नी है जिससे हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक, कि उस समय हालात कैसे थे, भारत की स्थिति क्या थी, ठीक, खास करके उत्तरी भारत, क्योंकि आक्रमण जो हो रहे हैं वो उत्तरी भारत से होते, उसका मैं एक आपको नमूना भी दिखाता हूँ। उस समय का ये अगर भारत का मानचित्र है, ये उत्तरी भारत अगर देखे हम लोग, ठीक है, तो हमें दिखेगा उस समय का जो भारत था आज के भारत की ही तरह था, ठीक, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान का भाग था, भूभाग, वो भी भारत का ही था, ठीक, और खास करके अफगानिस्तान तक अगर हम देखते हैं, खास करके अगर अफगानिस्तान तक देखते हैं तो अभी हमें पता चलेगा कि जो आक्रमणकारी आते थे एक तो यहां से आएंगे, ठीक, जो हमारे अरब आ गए, जिसको हम बोलते हैं सिंध का आक्रमण और इन्वेजन ऑफ सिंध, इस आक्रमण को हम क्या बोलते हैं, सिंध का आक्रमण या इन्वेजन ऑफ द सिंध। और बाकी जो टर्क्स आए थे, टर्क्स जो आए थे हमारे मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जो यहाँ पे होता है, ठीक, ये बड़ा वाला एरिया, तो यहाँ से टर्क्स आएंगे हमारे, तो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से होके खैबर पास से होके भारत में पंजाब करके दिल्ली तक पहुंचेंगे, ठीक, ये उनका आक्रमणकारी उनका दूसरा रूट था। तो इसमें टर्क्स हमारे यहाँ से आते थे, ठीक, कुछ टर्क्स जो थे वो हमारे टर्की की तरफ से भी आते थे, कुछ जो टर्क्स है वो टर्की की तरफ से भी आते थे, तो ये भी एक आक्रमणकारियों का रूट रहता था ये। सो हम देख सकते हैं कि वो आक्रमणकारी फिर इस रास्ते से होके अफगानिस्तान पाकिस्तान होके दिल्ली में आ जाते थे, तो ये एक आपका दूसरा रास्ता था। लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से होके जो आक्रमण होता था, और जब दिल्ली में आते थे, वो हमेशा रास्ता पहले से इस्तेमाल किया गया था, ये रास्ता हमेशा से ही पहले से इस्तेमाल किया गया था, ठीक। और अरब्स जो है, अरब्स जिस रास्ते से आ गए वो रास्ता अरब्स ने जो अपनाया वो ईरान के दक्षिणी भाग से आए थे, ये रास्ता अगर हम बात करते हैं ईरान की दक्षिणी भाग से आ सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, देखिए तो ये जो रास्ता है यहाँ से अरब्स आ गए, ये ईरान के दक्षिणी भाग से आ गए और फिर पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तान में है हमारा सिंध, सिंध जो है पाकिस्तान में है, तो उस समय तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो उस समय तो पाकिस्तान ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि अरब्स भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले ये पहले आक्रमणकारी नहीं थे, जैसे मैंने बताया अरब से पहले भी बहुत ज्यादा आक्रमण भारत पे हुए थे प्राचीन भारत के समय, ठीक। ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया आल्सो देयर वर सो मेनी अटैक्स एंड इन्वेजन्स ऑन इंडिया, लेकिन ज्यादातर जो आक्रमण भारत पे हुए थे, या हम बोल सकते हैं सभी जो भारत के ऊपर आक्रमण हुए थे अरब्स आने से पहले, these attacks had taken place through this traditional route, these attacks had taken place through this traditional route of Afghanistan and Pakistan through the very famous Khyber Pass, through the very famous Khyber Pass. So Arabs are the first one whereby the attack took place as far as this new route was concerned, the very southern route from Iran to Pakistan. So the point is that what we have to understand now, just like we saw the geography and the route which was taken by the invaders as far as the attacks were concerned, उसी हिसाब से हमें क्या ध्यान में रखना है कि कारण क्या था, इस अटैक या आक्रमण का कारण क्या था। तो आक्रमण का कारण ये रहा है कि चाहे वो आपका मध्य एशिया हो गया या आपका वेस्ट एशिया हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, इसमें हमें क्या दिखता है, जैसे मैंने बताया मध्य एशिया हो गया या पश्चिमी एशिया हो गया, दोनों आपके डेजर्ट से, दोनों आपके डेजर्ट से, ठीक। यहाँ पे मैंने बताया आपको, तो आप देख सकते हैं
पश्चिमी एशिया हॉट डेजर्ट है, मध्य एशिया आपका कोल्ड डेजर्ट है। और दोनों ही रेगिस्तान होने की वजह से, डेजर्ट होने की वजह से, वी विल कम टू नो द रिसोर्सेस आर वेरी लेस, और यू विल से ऑलमोस्ट द रिसोर्सेस आर एब्सेंट, देयर इज अ पॉसिटी ऑफ द रिसोर्सेस। संसाधन जो है वो एक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी होते हैं संसाधन, उन संसाधनों की वहां पे कमी थी, चाहे वो नैसर्गिक संसाधन हो गए या मानव संसाधन हो गए, दोनों संसाधन कम थे वहां पे। तो मतलब प्रश्न ये उठेगा कि वो भारत के ऊपर क्यों आ गए, प्रश्न ये उठेगा कि वो यूरोप की तरफ क्यों नहीं गए, आशिया में या एशिया में और देशों में क्यों नहीं गए, भारत ही क्यों है? तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है व्हाई इंडिया। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि भारत में क्या होता है, भारत पहले से एक संपन्न देश रहा है। भारत की मौसम की विविधता, कृषि की विविधता, कृषि के अलावा व्यापार की विविधता थी, बहुत ज्यादा पैमाने पर नैसर्गिक संसाधन थे, मानव संसाधन थे, ठीक, प्राकृतिक संपदा थी, चाहे वो हमारा हिमालय हो गया, अलग अलग नदियां हो गई, और हमारे बहुत सारे जो हमारे दक्षिणी भारत में भी जंगल हो गए, ठीक, और उनके संसाधन हो गए। इन सारी चीजों की वजह से हम क्या देखते हैं, इन सारी चीजों की वजह से हम देखेंगे भारत में संपदा की कमी नहीं थी। तो सामाजिक, सांस्कृतिक सब तरीके का विकास भारत में था, और इसीलिए तो भारत एक प्राचीन और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और धरोहरों से एक है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और धरोहरों से एक है। So because of that, basically all these factors were lacking in these two areas, okay? All these factors were lacking in these two areas, and that's why the social and economic development in these West Asia and Central Asia was always affected, okay? Social and economic development of the West Asia and Central Asia was always affected, and because of that, you will see these people had no option but to train their guns towards India. इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उपाय नहीं था, सिवा कि भारत में आना है। और भारत के पास बहुत सारी संपन्नता है, बहुत सारा धन है, बहुत सारी पैसा है, उसको लूटना है। तो लूट एंड प्लंडर वाज अ मेन ऑब्जेक्टिव, लूट एंड प्लंडर वाज अ मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक, एक मुख्य उनका लक्ष्य था। और फिर इस प्लंडर और लूट को लेके, इस धन को लेके, संपत्ति को लेके जाके हमारे जो एरिया है मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया, वहां पे अपने विकास करना है, तो वहां पे अपने विकास करना है, ये उनका एक माइंडसेट था। दिस वाज अ माइंडसेट एज फार एज दिस सो कॉल्ड इन्वेडर्स वर कंसर्न। और उसके साथ और एक उसका उद्देश्य था या लक्ष्य था। पहले जो आक्रमण हुए थे, पहले जो आक्रमण हुए थे भारत में, उस आक्रमणकारियों का जो उद्देश्य था वो ज्यादातर यही रहा था, आर्थिक, क्योंकि पहले भी आक्रमणकारी इसी भूभाग से आते थे, खास करके मध्य एशिया से, ठीक, और ज्यादातर उनका फोकस वही था कि आर्थिक कारणों की वजह से आक्रमण करना है और फिर हमारे जो देश है, हमारी जो भूमि है, उसको संपन्न करना है। लेकिन बहुत सारे आक्रमणकारी ये थे कि वो भारत से वापस चले ही नहीं गए। बहुत सारे आक्रमणकारी ऐसे थे कि जो भारत से वापस चले ही नहीं गए, वो तो भारत का ही एक हिस्सा बन गए। भारत की ही विविधता अगर बढ़ाई है, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, so that was increased or enhanced by the so-called earlier invaders, who had come in India for the purpose of livelihood and resource as well as plunder, but they became the part of India. But they became the part of India. But even though some of them brought, some kinds of, even though some of them brought some kind of religious diversity to India, even though some of them brought some kind of religious diversity to India, ठीक है। तो अलग अलग जो उनके धार्मिक भावना और उनके जो विश्वास थे, बिलीफ थे, उसको वो अपने लेके आए थे। बट इट नेवर बिकेम देयर ऑब्जेक्टिव, इट नेवर बिकेम देयर ऑब्जेक्टिव
that they wanted to enforce or they wanted to spread their religion throughout India. भारत में अपने धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, ठीक, भारत के लोगों को अपने धर्म में लाना है, ऐसा उनका कोई लक्ष्य नहीं था. Now here you will see there was slight difference. जब ये अरब्स आ गए और उसके बाद टर्क्स आ गए, ये आर्थिक कारणों की वजह से जरूर आ गए, लेकिन आर्थिक कारणों के साथ साथ उनका एक उद्देश्य या लक्ष्य ये भी था, ठीक, उनका एक उद्देश्य और लक्ष्य ये भी था कि उनको धर्म, ठीक, इट इज इस्लाम, तो spread of Islam was a secondary objective. Spread of Islam was a secondary objective. Okay. For all these invaders, that is Arabs and later Turks, who came to India, okay, some of them became a part of India. Many of them once again went back to their respective countries. Okay. कुछ भारत का हिस्सा बन गए, लेकिन बहुत ऐसे थे आक्रमण किया, आके चले गए, ठीक, लेकिन जो भारत में बस गए और जो भारत से चले भी गए, उनका एक लक्ष्य कॉमन था, एक लक्ष्य और एक उनका ये था कि अपने धर्म को स्थापित करना है. इस्लाम जो नया धर्म उसका उदय हुआ था, खास करके पश्चिमी एशिया में, इस्लाम जो पश्चिमी एशिया में उसका उदय हुआ था, ये तो अराउंड 7th century AD, या हम बोल सकते हैं AD 622, इस्लाम वॉज बॉर्न. ठीक, दुनिया का और एक धर्म या दुनिया का और एक विश्वास, या और एक जो हम बोल सकते हैं धार्मिक विविधता इस्लाम के रूप में उदय हो गई थी. और अरब जो था, मतलब अरेबिया जो था, और जहां पे ये अरब्स रहते थे, इनका पहले अपना कोई धर्म नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर जनजाति का जीवन जीते थे. देवर ट्राइबल्स थे जो ज्यादातर जनजाति का जीवन जीते थे, देवर ट्राइबल्स. सो दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलीजन एज सच, they did not have any kind of religion as such, and because of that they came in under the influence of Islam. वो इस्लाम के चपेट में आ गए, इस्लाम उन्होंने अपना लिया था, और अभी उनका वो लक्ष्य बन गया कि जहां हम जाएंगे उसी देश में जाके आर्थिक कारणों की वजह से हम जाएंगे तो वहां पे धन संपदा भी ले लेंगे और फिर इस्लाम को भी हम फैलाएंगे, इस्लाम को भी हमें फैलाना है. ये भी उनकी एक उद्देश्य था. तो इस उद्देश्य को लेकर भी ये अरब्स और बाद में टर्क्स आए थे. तो इन चीजों को भी गहराई से समझना हमारे लिए जरूरी है. ठीक, सो ये चीजें अभी आगे देखते हैं, अभी फिर आगे देखेंगे. फिर हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि अरब्स जो है 712 AD में आए थे, और मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने अरब्स का नेतृत्व किया था. तो इन्होंने भारत में आने के बाद किसको हराया? भारत में आने के बाद इन्होंने एक ब्राह्मण शाही रूलर थे, ठीक, भारत में दाहिर नाम के एक शासक थे और उनको कहते हैं ब्राह्मण शाही रूलर. ठीक, तो दाहिर जैसे थे कि हम बोल सकते हैं राजपूत थे, लेकिन यहाँ पे उनका ये था, जो उनकी डायनेस्टी थी, उनका जो शासन था, उनकी जो राज घराना था उनका, उसको ब्राह्मण शाही बोलते थे. क्योंकि ऐसा एक बिलीफ है, ऐसा एक माना जाता है कि ये जो राजपूत थे प्रथम ब्राह्मण थे, ठीक, जिनका काम वेदों का अध्ययन करना था. लेकिन जब ऐसा हुआ था कि आक्रमण वगैरह की बात होती थी, तब वेदों की तरफ से और वैदिक जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें ऐसे ब्राह्मणों को परमिशन मिली थी, ऐसे ब्राह्मणों को परमिशन मिली थी कि उनको ये अनुमति मिली थी कि वो क्षत्रिय धर्म अपना सकते हैं, कि वो क्षत्रिय धर्म को अपना सकते हैं. और उसकी वजह से जो ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए,
ये देश की रक्षा के लिए, उनको बोलते हैं ब्राह्मण शाही। ब्राह्मण शाही, शाही मतलब रूल। दाहिर उस हमारे घराने को बिलोंग करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ही डिफीटेड दाहिर एंड नॉट ओनली डिफीटेड, he also killed Dahir. Dahir was killed in this battle, which took place in AD 712. और फिर हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि आर्थिक कारणों की वजह से आक्रमणकारी आए थे, तो दाहिर का जो राज था, जैसे मैंने भारत का नक्शा दिखाया, उस समय दाहिर का राज जो था पाकिस्तान में था। उस समय दाहिर का राज था वो तो पाकिस्तान में था। ठीक, तो ये जो पूरा सिंध का एरिया है, तो ये दाहिर के पूरे दायरे में आता था, ये पूरा दाहिर के दायरे में आता था। ठीक, तो यहाँ पे आज का जो कराची है, यहाँ पे आज का जो कराची है उसको देबाल बोलते थे। ठीक, उस समय दाहिर के राज में आज का जो कराची है उसको देबाल बोलते थे, और ये एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह था। देबाल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट एज पर एज दिस दाहिर वॉज कंसर्न। ठीक, Dahir's kingdom, this was Dahir's kingdom. Okay, he had a capital somewhere known as a Brahmanabad. Okay, Brahmanabad was like a capital of Dahir's kingdom. Okay, और फिर हम देखेंगे उनके अंदर देबाल was a most important port. Okay, तो now this Debal would be taken by मोहम्मद बिन कासिम। इस देबाल को मोहम्मद बिन कासिम ने ले लिया था। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। और देबाल को जब ले लिया तो पूरा जो वहाँ का व्यापार था, द होल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द दाहिर किंगडम, नाउ दे वर इन द हैंड्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। ये पॉइंट बाद में ध्यान में हमें रखना है। फिर क्या हुआ? आफ्टर दिस बैटल Qasim went back to Arabia or West Asia. Qasim went back to Arabia or West Asia. And the reason was that there was some internal issues as far as this West Asia was concerned. Okay, and the empire from where this Qasim had come, as I told you, from West Asia. So there was one empire in West Asia. Okay, there was one empire in West Asia. Suppose if you see, this is like a Saudi Arabia, okay, and this is like a India. So there was an empire as far as this West Asia is concerned. So this is like a Turkey, this is your Iraq, okay, this is Iran and other Saudi Arabian region. So this whole area, this whole region was called the Abbasid Empire. जहां से कासिम आए थे भारत में, इस एम्पायर को, इस साम्राज्य को अब्बासिद साम्राज्य कहते थे। तो जैसे ही कासिम ने दाहिर को मारा, ठीक है, लेकिन कासिम भारत के ऊपर शासन नहीं कर पाए, उनको वापस जाना पड़ा था, क्योंकि इस अब्बासिद एम्पायर जहां से वो आए थे वहां कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। देयर वर सम इश्यूज विद इन अब्बासिद एम्पायर, सो कासिम वेंट बैक एंड देन यू विल सी आफ्टर दिस इन्वेजन अरब्स हैड कंटिन्यूड टू अटैक इंडिया। अरब्स ने इंडिया के ऊपर अटैक कंटिन्यू किया था, यहां से अटैक्स हुए थे अरब्स के। बट इन अटैक्स को भारत के अलग अलग शासक जो थे उन्होंने खत्म किया था। भारत के अलग अलग शासक थे, उन्होंने खत्म किया था। जैसे उस समय भारत में एक साम्राज्य था, चालुक्य साम्राज्य। उनके एक राजा थे विक्रमादित्य द्वितीय। Chalukyan empire had a ruler known as Vikramaditya II. He defeated the Arab invaders led by the Chalukyan ruler Vikramaditya II. He defeated the Arab invaders led by Junaid of Sindh. कासिम के बाद एक जो अरब्स को नेतृत्व किया था
उनका नाम था जुनैद। तो जुनैद को भी उन्होंने हरा दिया था, विक्रमादित्य जो थे, जो चालुक्य साम्राज्य के राजा थे। ठीक, तो ये एक उदाहरण है कि भारत के अलग अलग शासक अलग अलग समय पर उन्होंने अरब्स को हरा दिया, और इसकी वजह से भारत में अरब्स कभी आ नहीं पाए। इसकी वजह से भारत में अरब्स कभी पूरी तरीके से आ नहीं पाए। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। और अरब्स भारत में कभी राज कर नहीं पाए। अरब्स कुड नॉट इन्वेड इंडिया कंप्लीटली, दे कुड नॉट बेसिकली establish any kind of empire in India. Okay, now you will see after this you will see one more invader came. Okay, after Arabs again you will see for 150 years. Okay, so for 250 years India was free from invasion. After Arabs there was no invasion on India for 250 years. अभी फिर से भारत का नक्शा दिखा दूं। So in these 250 years what was the political scenario? We will see now. Okay? In these 250 years we will see that three big empires emerge in India. Okay? Three big empires emerge in India in these 250 years. So yesterday we discussed about Rajput. Okay? Yesterday we discussed about Rajput. Okay? And we also discussed there was one Rajput kingdom known as Pratihara kingdom. Okay? And this Pratihara kingdom, when it was at its height, okay, it was called as a Gurjara Pratihara. इट वॉज कॉल्ड गुर्जर प्रतिहारा। और उनका जो कैपिटल था, उनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। उनका जो कैपिटल था, उनकी जो राजधानी थी, उनका उसका नाम था कन्नौज। फिर पूर्वी भारत में और एक साम्राज्य हमें दिखेगा, और उसका नाम था पाला। उसका नाम था पाला। ठीक, ये पाला साम्राज्य पूर्वी भारत में था। ठीक, और पश्चिमी तथा दक्षिण में हम देखेंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य था। ठीक, राष्ट्रकूट एम्पायर वाज देयर। ठीक, सो फ्रॉम 8th century to 10th century. ठीक, या roughly we will see from 750 AD to we can say around 1100 AD. ठीक, for 250 years. In these 250 years we will see that these three great empires emerge in India. Okay? So this is called as a era of great empires. और तीनों एम्पायर्स बहुत ही शक्तिशाली थे। तीनों एम्पायर्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, लेकिन सारे जो एम्पायर्स थे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। ऑल दीज एम्पायर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। व्हाई ऑल दीज एम्पायर्स दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ फॉर दिस कंट्रोल ऑफ कन्नौज। फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज। All these empires were fighting. Okay, and in that process all these empires, despite having huge areas, okay, despite having their own strengths, own different techniques of warfare, okay, own diversities, having their own economic resources and powers, all this was wasted among the infighting. And unfortunately भारत का हमेशा ऐसे रहा है कि हम लोग एक कभी नहीं होती है। हमारे में एकता कभी भी दिखी नहीं है हमारे हिस्ट्री में, और एकता न होने की वजह से हमारे ऊपर हमेशा आक्रमण हुए हैं, और बाहर के आक्रमणकारियों ने आके हम पर राज किया है। ठीक, तो यहाँ पे हमें वही दिख रहा था। ये राष्ट्रकूट है, ये फोर्ट वॉरफेयर में फेमस थे। ठीक, ये
राष्ट्रकूट है ये फोर्ट वॉरफेयर में बहुत फेमस थे। गुर्जर प्रतिहारा दुनिया का सबसे बड़ा कैवलरी और सबसे बेस्ट कैवलरी, ये गुर्जर प्रतिहारा के पास थे। ये दुनिया के सबसे बेस्ट कैवलरी गुर्जर प्रतिहारा के पास थे। और पाला जो थे वो एलिफेंट वॉरफेयर के लिए फेमस थे। पाला जो थे वो एलिफेंट वॉरफेयर के लिए फेमस थे, ठीक। बट उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां अपने एक दूसरे के झगड़े में खत्म कर दी। और फिर हम देखेंगे लगभग जब आपकी 11वीं शताब्दी आ गई थी, लगभग हमारी जब 11वीं शताब्दी आ गई थी, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1000 AD लगभग, हाँ, हमारी जब 11वीं शताब्दी आ गई तब हम देखेंगे कि फिर से भारत के ऊपर आक्रमण होना शुरू हो गया, ठीक। फिर से भारत के ऊपर आक्रमण होना शुरू हो गया, ठीक। और जो आक्रमण अभी शुरू हो गए, ठीक, उसको हम बोलते हैं टर्किश और गजनवी आक्रमण, ठीक। भारत के ऊपर जो आक्रमण अभी शुरू हो गए उनको हम बोलेंगे गजनवी इन्वेजन या गजनवी आक्रमण, क्यों? द पर्सन हु इन्वेडेड एट दिस टाइम हिज नेम वाज महमूद गजनी। तो ये जो मध्य एशिया है, ये जो मध्य एशिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नए इस पे, ये फिर से हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यहां से ईरान होता है, और ये पूरा हमारा मध्य एशिया होता है। ये जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे ये महमूद गजनी का साम्राज्य था, ठीक, गजनी एम्पायर, ठीक। और गजनी जो था उनका राजधानी भी था, गजनी वाज लाइक अ कैपिटल। तो उसकी वजह से हम देखेगा तो महमूद गजनी के नाम से ये नाम पड़ा था राजधानी का। और गजनी एक ट्राइब थी, गजनी वाला ट्राइब, एंड द महमूद गजनी बेसिकली ही अटैक इंडिया कंसिस्टेंटली, सो इट इज नॉर्मली सेड देयर आर एविडेंसेस एंड रेफरेंसेस इन हिस्ट्री that Mahmud Ghazni basically he invaded India for 17 times. He invaded India for 17 times, and basically he used to invade India from the month of September, and he would continue to invade India. He would continue to invade India up to the month of April. Why? Because by around month of September, the chilling and cold winter starts in Central Asia, and at that time the temperatures are moderates in India, okay? And up to the month of April, there is no hot summer in India. So in between, these invaders will come and they will loot India, they will plunder India, okay? They will destroy the Indian temple, not out of a religious zeal as such, but for the wealth of टेम्पल्स, ठीक। इंडिया की जो वेल्थ थी, ऐसा बोला जाता था कि वो मंदिरों में भरी हुई थी, ठीक। तो इसलिए वो मंदिर तोड़े जाते। हमें ऐसा बताया जाता है कि धर्म का प्रसार करने के लिए मंदिरों को तोड़ा जाता, लेकिन असली कारण ये है कि सारी भारत की जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो मंदिरों में भरी रहती थी, ठीक। एंड बिकॉज ऑफ दैट द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। सो हमें उतना उसमें जाने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये गजनी आक्रमण हुआ था, ठीक। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है, ये जो गजनी आए थे, महमूद गजनी, अब जैसे मैंने बताया भारत पे 17 बार आक्रमण किया, और उनका सबसे जो फेमस आक्रमण है सोमनाथ, गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है भगवान शिव जी का, इस मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया था, उसकी संपत्ति को लूटा गया था, ठीक। लेकिन हमारे लिए और जानना जरूरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो महमूद गजनी के आक्रमण थे, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि महमूद गजनी को भारत में अपना साम्राज्य बनाने की अभिलाषा नहीं थी।
महमूद गजनी को भारत में अपने साम्राज्य बनाने की अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं थी. He just wanted to loot India. He just wanted to loot India. गजनी को भारत में साम्राज्य बनाने की अभिलाषा नहीं थी. He was not interested to build empire in India. He just wanted to loot India, plunder India, and that is what he did. That is what exactly he did. And when Ghazni came to India, or he used to come to India, along with him, his famous scholar also used to visit India. When Ghazni used to visit India, along with him, his famous scholar, famous Arabic scholar, Arabic and Persian scholar, उसका नाम था अल-बेरूनी. He used to visit India along with Mahmud Ghazni, and Al-Biruni wrote a brilliant description of India. So when Ghazni was busy fighting against the Indian powers, Al-Biruni will travel to different parts of India, that means North India, and he observed many things about India, and all these observations he compiled into one book, and that book is called as Kitab ul Hind. That book is called as Kitab ul Hind. ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. इस किताब बुक को हम क्या बोलेंगे? किताब उल हिंद, जो कि अरबिक में लिखा गया था, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था, और उसका जो पर्शियन ट्रांसलेशन है, उसको हम बोलेंगे तारीख उल हिंद. उसका जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसको हम बोलेंगे तारीख उल हिंद. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे समझने के लिए. हिस्ट्री में ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये हमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं. ओके, फिर उसके बाद तो जैसे मैंने बताया, गजनी को भारत में साम्राज्य बनाने की अभिलाषा नहीं थी. गजनी डिड नॉट हैव एनी डिजायर टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया. सो वंस गजनी वेंट बैक अगेन फॉर 150 years after Ghazni, India was free from invasion. Okay, so again you will see from 1030 to 1180 roughly I am talking about, India was free from invasion. No invasion. Okay, but from 1175 AD, from 1175 AD, again you will see one more Turkish tribe started invading India. तो जैसे मैंने देखा शुरुआत में जो इन्वेजन आया था वो अरब्स का था, लेकिन महमूद गजनी आए थे वो टर्क्स थे. इसका मतलब क्या है? भारत में अटैक करने वाले अगर पहले टर्किश अगर पर्सन कोई है वो है महमूद गजनी. फर्स्ट टर्किश इन्वेडर ऑफ इंडिया इज महमूद गजनी. नाउ यू विल सी 150 years after Mahmud Ghazni, we were going to witness second Turkish invasion in India. We were going to witness second Turkish invasion in India, and this invasion was led by a person called as Muhammad Ghori. This invasion was led by a person called as Muhammad Ghori. तो जैसे मैंने बताया, as I told that Ghazni is a tribe. Similarly, Ghori is also a Turkish tribe. Just like Ghazni is a tribe, similarly Ghori is also a Turkish tribe. And now Muhammad Ghori, he had a clear objective of establishing the empire in India. Okay? Mahmud Ghazni, he did not have any objective to establish an empire in India, but Muhammad Ghori, he had a clear-cut objective to establish the empire in India. And with that objective only, he had started invading India. Okay? So he also invaded India multiple times. So from around 1175 AD, okay, he had started invading India, and especially his first invasion was in Gujarat. तो जैसे हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम, who had led the Arab invasion, okay? Qasim had invaded in Sindh. So that's why मोहम्मद गोरी भी सिंध में उन्होंने इन्वेड किया था. मोहम्मद गोरी भी अगर हम देखते हैं भारत का नक्शा, ठीक, तो उसमें हम देखेंगे
कि मोहम्मद घोरी भी सिंध में इन्वेड करेंगे, ठीक, मध्य एशिया से आके भी ही विल इन्वेडिंग सिंध, ठीक, एंड गुजरात। ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। तो उन्होंने जो पंजाब और खैबर पास वाला रास्ता था वो रास्ता अपनाया नहीं था। He had not basically adopted the traditional route of Punjab. Okay? He had basically taken the route which was very different. But in Gujarat, okay? In Gujarat basically, Bhimdev II was a ruler. Okay? In Gujarat basically, Bhimdev II defeated Mahmud Ghazni. Sorry, Bhimdev II, he defeated Muhammad Ghori, not Mahmud Ghazni, Muhammad Ghori. ठीक है, अराउंड 1178 AD 1178 में मोहम्मद घोरी को भीमदेव द्वितीय ने हरा दिया था। तो ये जस्ट मैं जानने के लिए बता रहा हूँ, इसको हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो गुजरात में क्या हुआ, भीमदेव द्वितीय और भीमदेव सेकंड ही वाज रूलर एंड ही डिफीटेड मोहम्मद घोरी। बट मोहम्मद घोरी ही डिड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस। मोहम्मद घोरी ही डिड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस। अभी फिर से हम देखेंगे, ठीक, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहली बार गुजरात से आए थे, फर्स्ट डिफीट मोहम्मद घोरी की। ठीक, दूसरी बार फिर उन्होंने अटैक किया यहां से। दूसरी बार उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया पंजाब से, जहां से हमेशा आक्रमण आते रहते थे। ही टुक अ ट्रेडिशनल रूट of Afghanistan, Pakistan and Punjab as per his second attack on India was concerned, and this attack was in 1191 AD. Okay? And in this attack you will see Muhammad Ghori, he had to face, Muhammad Ghori had to face Muhammad Ghori had to face the strongest ruler of India. At that time, India had a strongest Rajput ruler. His name was Prithviraj Chauhan, and he belonged to Chauhan dynasty. Of Ajmer and Delhi. ठीक, और पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने मोहम्मद घोरी आने से पहले उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के थे, अजमेर उनका कैपिटल था। तो अजमेर से उन्होंने दिल्ली में अटैक करके दिल्ली को ले लिया था, और फिर हमारे मोहम्मद घोरी ने अटैक किया। तो पृथ्वीराज चौहान ने उनके साथ फाइट किया था। द बैटल अकर्ड बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, एंड दैट बैटल इज कॉल्ड एज फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। सो फ्रॉम दिल्ली, इफ यू सी क्लोज टू पानीपत, देयर इज अ प्लेस, फ्रॉम दिल्ली close to Panipat, there is a place called Tarai in Haryana, and here the first battle took place between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan, and you will see Prithviraj Chauhan comprehensively defeated Muhammad Ghori. Prithviraj Chauhan comprehensively defeated Muhammad Ghori, and this victory of Prithviraj Chauhan has been composed in a poetic work. ये जो पृथ्वीराज चौहान की विक्ट्री है मोहम्मद घोरी के ऊपर, इसको एक काव्य रूप में लिखा गया है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के अपने कोर्ट पोएट थे। पृथ्वीराज चौहान के अपने कोर्ट पोएट थे। ही रोट, तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो, उन्होंने